नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्नरोलॉजी अड्डा में। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो ये ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित जो अभी सिलेबस 13 सितंबर को जारी हुआ था, उसी के संबंध में है, जिसमें कि नया सिलेबस आ चुका है, पूरी तरह से नया है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए थे, उनका फ़ायदा ही है। और उनका फ़ायदा इसलिए भी है और सबका फ़ायदा है एक हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल नया सिलेबस है। हिंदी, रीजनिंग, जीएस को बाहर कर दिया गया है। जो कभी किसी ने पहले नहीं पढ़ा है उस सिलेबस में जोड़ा गया है। और ग्राम पंचायत अधिकारी के जो कार्य क्षेत्र में जिस अधिनियमों का उन्हें ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने की, वही एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इसलिए ये सिलेबस बहुत अच्छा है कि उनके मन मुताबिक सिलेबस है। जो उनको काम करना है वो अभी उनके टेस्ट में पूछकर उनका परीक्षा लिया जाएगा। और जिनके भी 68+ नंबर यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में है, वो एकदम तैयारी में जुट जाएं। तैयारी दुनिया भर के कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग वालों कोर्स बेचना शुरू कर चुके हैं। अभी वो सिलेबस पाठ्यक्रम को बुक भी नहीं बना पाए होंगे, या कैसे पढ़ाना भी नहीं बना पढ़ा कैसे पढ़ाना है नहीं बना चुके होंगे अपना सिलेबस, लेकिन वो कोर्स बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए मैं भी मेरे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के 2022 में 77 मार्क्स 77 मार्क्स हैं। मैं आपके साथ तैयारी करूंगा 1468 पदों के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी का। उसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा और यहाँ पर अपना डालता रहूँगा वीडियो, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आपने वैसे देख भी लिया होगा, फिर भी एक बार हम सिलेबस देखते हैं और शुरू करते हैं वहीं से पढ़ना। तो देखिए, भाग 1 में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध है। इसका अगर हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे तो पहला जो भाग 1 है, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध में परंपरागत पंचायतें। परंपरागत पंचायती का मतलब है कि जब से हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक जो भी पंचायत व्यवस्था रही है भारत में, उसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, यही सब के बारे में पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो आज जो हम पढ़ेंगे, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने हेतु गठित समितियां पढ़ेंगे हम। तो चलिए अपने चलते हैं सिलेबस पे। जो हमारे सिलेबस है वो पढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज का उद्भव कैसे कैसे हुआ, इस पर हम बात करते हैं और समझते हैं। भारत में पंचायत राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वैदिक युग। वैदिक युग मतलब 1750 ईसा पूर्व से लेकर आपका 650 ईसा पूर्व तक का जो समय काल था, उसे वैदिक युग कहते हैं। तो वैदिक युग में क्या बातें की गई, प्राचीन पंचायती राज, वहाँ पर गांव का जो शासन था वो कैसा था, तो बात करते हैं। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। मतलब कि एक तो उसमें पंच, मेन सरपंच है और 5 व्यक्तियों के पंच हैं। 5 पंच हैं और एक सरपंच है, जिसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति माना गया है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है उस गांव में। उससे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पंचायत मतलब पंच बनाया गया और उसके साथ ही 5 व्यक्तियों का समूह है। धीरे धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो गई। मतलब जो आध्यात्मिक व्यक्ति था उसका जगह खत्म हो गया, और जो 5 पंच थे वही हर गांव में मिलने लगे। फिर बात करते हैं ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा होगा, तो उसमें सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं आगे। यह स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, जिसमें रामायण और महाभारत है। रामायण और महाभारत में भी पंचायत का जिक्र मिलता है। उसमें भी
लोकल लेवल पे मतलब गांव के लेवल पे सत्ता कैसे चलाई जाती थी, उसमें रामायण और महाभारत में भी उसका प्रमाण मिलता है। तो चलिए देखते हैं। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों, पूर्व और जनपद, पूर्व का अर्थ था नगर और जनपद का अर्थ था ग्राम, में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। जो जाति पंचायत लगती थी उनकी अलग अलग कास्ट की पंचायतें होती थी, उसमें से एक निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का भी सदस्य होता था। फिर बात करते हैं महाभारत के शांति पर्व। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कि महाभारत में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक थी उसमें भी, और मनु स्मृति एक बुक थी मनु द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का जिक्र या साक्ष्य मिलता है। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, उसके ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थी। ग्रामिक जो था वो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था। याद करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो उस समय महाभारत काल में ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक होता था, जबकि दसप दसप जो था वो 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विश्व अधिपति जो था वो 20 गांवों का प्रमुख था, और सतग्राम अध्यक्ष जो था वो 100 ग्रामों का प्रमुख था, और सतग्राम पति जो था वो 1000 ग्रामों का प्रमुख हुआ करता था। इसे हम फिर से देखेंगे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था, जबकि दसप 10 ग्रामों का प्रमुख था, और विश्व अधिपति 20 गांवों का, सतग्राम 100 गांवों का, और सतग्राम प्रति 1000 गांवों का प्रमुख होता था। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्राम की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। मतलब वो जो भी टैक्स उनके गांव में होता था उससे वो लेते थे और उससे अपने गांव की रक्षा करते थे, और रक्षा करने के लिए उत्तरदायी भी थे। बात करते हैं प्राचीन काल की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य द्वारा जो बुक लिखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उसमें भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। कौटिल्य की बुक में नगर को पुर कहा जाता था और इसके प्रमुख को नागरिक कहा जाता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मतलब उनसे कोई भी राजा महाराजा से मतलब नहीं था। वो अपने आप में जो भी डिसीजन लेना चाहे उसके लिए मुक्त थे, और वो अपने गांव के लिए उत्तरदायी भी थे। बात करें मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद, काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा। मतलब जो गांव के बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वही एक मतलब पंच बन के, मुखिया बन के गांव के जो भी मामले आते थे उसका निपटारा किया करते थे। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति, गुप्त काल की बात हो रही है, गुप्त काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता था। तो अब देखिए यहाँ फर्क आ गया। ग्राम के प्रधान को गुप्त काल में ग्रामपति कहते थे, और इसके पहले हमने पढ़ा था कि ग्राम के प्रधान प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जैसे अच्छी तरह से हम ऑब्जेक्टिव बना पाए। इसी प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों की एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। मतलब जब अभी तक हमने पढ़ा गुप्त काल तक, गुप्त काल का लगभग प्राचीन काल हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ कहीं भी स्त्रियों की भागीदारी पंचायत में नजर नहीं आती है। तो आप समझेंगे कि स्त्रियों की कोई भी भागीदारी नहीं थी। अब तो 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, फिर भी 33% भी सीट फुल नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। जो भी मध्यकाल में जितने दिल्ली के सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने जो भी भारत के राज्यों को इन्होंने विभाजित किया था
उनको राज्य न कह के विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिसमें पहला प्रशासन के लिए मुकद्दम, याद करिएगा आप, प्रशासन के लिए मुकद्दम गांव में मध्यकाल की बात हो रही है, सल्तनत काल की, उसमें प्रशासन के लिए मुकद्दम था। राजस्व संग्रह के लिए पटवारी था, जिसे आज लेखपाल पटवारी दोनों चलता है, कई कई राज्यों में अलग अलग नाम है इनके। और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी था। ये मतलब कि नियुक्त किया जाते थे सल्तनत द्वारा, मतलब सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाते थे तीनों पोस्ट से। सरकारी समझिए से उस जमाने में प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवादी और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। अब मध्यकाल में जो भी हमारा ग्रामीण प्रशासन था वो कैसे खत्म हुआ समझते हैं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत, जब मुगल आया 1526 के बाद, तो जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। मतलब लगभग मुगल काल में हमारा जो ग्रामीण स्वशासन था वो नष्ट हुआ। उसके पहले ऋग वैदिक काल से लेकर सल्तनत काल तक मतलब धीरे धीरे अपने एक रफ्तार से चलता रहा। पुनः यह उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। मतलब लगभग आप समझिए 1500 ईस्वी तक कहीं भी स्त्रियों का जिक्र प्रशासन में, ग्रामीण प्रशासन में इनका जिक्र नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वो कमजोर हो गए। मतलब जो उनको आज़ादी दी गई थी अभी तक कि ग्रामीण अपने लिए उत्तरदायी होंगे, अपना कर वसूलें और अपने गांव की रक्षा करें, अब वो स्वायत्तता समाप्त हो गई। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 में ही प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव, हमारे यहाँ वाइसराय थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था मेयो रिजोल्यूशन, ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उन्हें विकास को गति दी। तो लॉर्ड मेयो जो थे उन्होंने फिर से स्थानीय संस्थाओं को शक्तियां दी और उत्तरदायित्वों में वृद्धि करके उन्हें विकास की गति दी। फिर बात करते हैं 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कौन कर रहा है? लॉर्ड मेयो, उस समय ये भारत के वाइसराय थे। बात करते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। मतलब कि स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से ही वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया था, क्योंकि जहाँ का पैसा हो वहीं लगा दिया जाए उसे। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। विकेंद्रीकरण होता है कि हर जगह मतलब केंद्र से हर चीज ना चलाई जाए, छोटे छोटे लेवल पे हर जगह एक शासन प्रशासन काम कर रही हो, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन या हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। लॉर्ड मेयो ने इसकी वकालत की और इनके ब्रिटिश शासन को यह बात माननी पड़ी, जिसमें जहां का स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इसके बाद मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन जो अगले वाइसराय हुए, उन्होंने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। मतलब स्थानीय संस्थाओं को बढ़ावा मिलने लगा लॉर्ड मेयो के बाद से। सभी बोर्ड जो उस समय अस्तित्व में थे, निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इससे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। लॉर्ड रिपन का जो ये इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे उन्हें निर्वाचित गैर अधिकारियों को 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत का स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करते हैं वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को
CEH होव हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। मतलब स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन और मजबूत हो रही है किसके द्वारा? CEH होव हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन एक आया और उसके गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। इस पृष्ठभूमि में वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण एक ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। फिर भी वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था अपने अपने राज्य में, और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे अपने अपने जगह पे। 6 देशी रियासत और 8 प्रांतों ने। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई, करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया, लेकिन इनसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ है इस पे हम बात करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हो गया स्वतंत्रता के बाद की अवधि, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है जिससे आप आसानी से एक वीडियो तुरंत देख सकें। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद की अवधि के जो पंचायत व्यवस्था थी उसके बारे में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अभी मैंने पढ़ा है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये पुरानी बातें हैं इसलिए इससे कम प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें आप सपोर्ट कीजिए, मैं पूरे ग्राम पंचायत कार्य के सिलेबस को कवर करूंगा, क्योंकि देखिए इसमें कोई किताब तो अब तक छप नहीं पाई है। जो भी पढ़ाएगा कहीं से पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही कंटेंट लाएगा और पढ़ाएगा। तो हम और आप हमारे साथी हैं और हम साथ में तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।